हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले सीपीएम के जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी 125 के करीब करीब हमने डाल दिए हैं, तो प्लीज अगर वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, वो भी आपको काम आ सकता है। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेट लोड टेस्ट इज एसेंशियल। तो सबसे पहले तो प्लेट लोड टेस्ट होता क्या है? ये आपका एक फाउंडेशन का बेस है, फुटिंग बेस है, और से दिस इज योर फाउंडेशन बेस। यहां हम क्या करते हैं, एक प्लेट पर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, टू फाइंड इट्स सोइल बेरिंग कैपेसिटी एसबीसी एंड द डिस्प्लेसमेंट। और से डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम बात करेंगे इन दी सोइल, इट इज डिफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं उनको, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, या जो बेसिक एक टर्म है दैट इज द सेटलमेंट। क्योंकि वो सेटल होता है तो उनसे हम नाम देते हैं उनको सेटलमेंट। पहली बात तो ये, तो द प्लेट लोड टेस्ट इज एसेंशियल। फील्ड टेस्ट होता है या लेबोरेटरी? तो मैंने क्या बताया, ये आपका फाउंडेशन लेवल है, तो फाउंडेशन कहां पे होगा? फील्ड में ही होने वाला है, तो आंसर होगा आपका बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी बात कर दी मैंने, द प्लेट लोड टेस्ट कंसिस्ट इन अनलोडिंग अ रिजिड प्लेट एट द बेस ऑफ द फुटिंग, नो बॉटम ऑफ द कंस्ट्रक्शन, नो फाउंडेशन लेवल। तो पहले ही मैंने बताया आपको, वहां पे होगा आपका फाउंडेशन लेवल। Question number 3, that is the bearing plate is used in the plate load test in the shape of। तो जनरली या तो स्क्वायर होती है या तो सर्कुलर हो सकती है। तो याद करना, या तो आपका स्क्वायर होगा या तो सर्कुलर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब बात करते हैं उनकी प्लेट की जो साइज है वो कितनी रहती है। तो उनके लिए जनरली टर्म जो होता है वो होता है 300 to 750 mm। तो साइज ऑफ द बेरिंग प्लेट अगर आपको पूछा है तो कितनी होगी? 300 to 750 mm। सो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट इज द लोडिंग टू द टेस्ट प्लेट इज अप्लाइड विथ। अब जो लोड अप्लाई होगा वो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक जैक से ही अप्लाई होगा। तो मतलब क्या हम अप्लाई करेंगे? प्रेशर अप्लाई करते हैं थ्रू दी हाइड्रोलिक जैक, और जो सेटलमेंट होगा उनको हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू दी डायल गेज। इंक्रीमेंट करते जाते हैं, अपना जो प्रेशर है वो इंक्रीज करते जाएंगे, और उस हिसाब से ये सेटलमेंट की रीडिंग भी आपको मिलती जाएगी। तो जो लोड होगा वो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक जैक से हम अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर क्ले एंड सिल्ट सोइल विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिंग प्लेट कैन बी यूज्ड? That is square plate or concrete block, circular plate or none of the mentioned। तो जब आप बात करते हो क्ले कंडीशन की या सिल्टी सॉइल की, तो हम यूज करते हैं ज्यादातर स्क्वायर प्लेट एंड कंक्रीट ब्लॉक का। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, सीटिंग प्रेशर ऑफ इज अप्लाइड ऑन द प्लेट बिफोर स्टार्टिंग द लोड टेस्ट। तो जैसे हम क्या करते हैं, ट्रायल टेस्ट, और से जो इनिशियल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? सीटिंग प्रेशर। तो जनरली उनकी वैल्यू होती है 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 70 ग्राम पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको कोई भी यूनिट में डिफरेंट से पूछ सकता है, बट जो प्रेशर का यूनिट होगा वो होगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो आपको कुछ भी तरह से पूछ सकते हैं। तो याद रखना पहले तो 70 आना चाहिए। 70 मतलब वो 0.7 हो सकता है, 7 हो सकता है, उस तरह से आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following type of loading method is popular nowadays? तो पहले हम यूज करते थे जनरली ग्रेविटी लोडिंग प्लेटफॉर्म, तो मतलब सैंडबैग से हम प्रेशर अप्लाई करते थे। बट नाउअडेज रिएक्शन ट्रस कुछ इस तरह से है, जैसे ट्रस मेंबर जो होते हैं उसी तरह से एक ट्रस होता है, और रिएक्शन मतलब क्या होगा, तो ट्रस से ही हम लोडिंग अप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following poses a limitation to the plate load test? तो लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो सबसे पहली चीज लिमिटेशन होती है स्पेसिफिकली इन द कोहेसिव सॉइल। जो आपका जनरली हम क्या करते हैं, जो प्लेट की साइज हमने बताई, तो प्लेट की साइज वेरी होती है एज पर द कंडीशन ऑफ योर फाउंडेशन से। सो फाउंडेशन की विड्थ अगर बी है तो प्लेट की विड्थ बी है, तो उस हिसाब से आपको सेटलमेंट भी, फाउंडेशन का सेटलमेंट भी प्लेट का हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बट जब कोहेसिव सॉइल की बात आती है तो आपका जो फाउंडेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रखता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, लिमिटेशन होती है फॉर द केस ऑफ ओनली एंड ओनली कोहेसिव सॉइल में इफेक्टिव साइज ऑफ द फाउंडेशन। ओके, तो वो डायरेक्टली हमें मिल नहीं पाता क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटिव नहीं होता इन द केस ऑफ कोहेसिव सॉइल। सो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज ए। The next question is commonly used penetration test. तो penetration test 2 types के होते हैं as per the IS. Number 1 is standard penetration test and second one is cone penetration test. तो A and B both are correct. So all of the mentioned that is the correct answer for the question number 10. Now question number 11. The observed value n in static cone penetration test is corrected by overburden and dilatancy। मतलब क्या होता है, जो करेक्शन होता है वो, तो करेक्शन हम जनरली करते हैं ड्यू ओवरबर्डन प्रेशर से। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा एनसी का पूरा एक फॉर्मूला है, अलग अलग सॉइल के लिए, डिफरेंट टाइप को सॉइल के लिए वो जो वैल्यू आपको स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन में मिलती है उनको हम क्या करते हैं, करेक्टेड वैल्यू। करेक्टेड जनरली हम यूज करते हैं उनके लिए टर्म एनसी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिट ट्यूब यूज्ड इन स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट इज कॉमनली नोन एज स्प्लिट स्पून सैंपलर। तो आपका आंसर होगा आपका ए। द स्प्लिट ट्यूब यूज्ड इन स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट कॉमनली नोन एज स्प्लिट स्पून सैंपलर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज ए। The total flow required for the second and third 15 centimeter penetration। सबसे पहला जो होता है उनको हम बोलते हैं सीटिंग। थोड़ी देर पहले ही उनकी डिस्कशन की थी। तो नाउ अब क्या बोला है आपको, सेकंड एंड थर्ड 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट टेकन एज पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। तो अगर यहां पूछा है फर्स्ट तो उनको नाम देंगे सीटिंग ड्राइव, और सेकंड एंड थर्ड पूछा है तो आपका आंसर होगा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द वैल्यू ऑफ कॉन पेनिट्रेशन फॉर सैंडी सिल्ट कंडीशन, याद रखना वैल्यू होगी 2। तो सैंडी सिल्ट S 2 times, you can remember, right? इस तरह से आप याद कर सकते हो। सैंडी सिल्ट में 2S है तो आपका आंसर भी होगा 2। वो आप याद करना चाहो तो कर सकते हो इस तरह से, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं होगा, नंबर चेंज नहीं किया है। फाउंडेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो यस, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन ही मेनली क्लासिफिकेशन होता है। जो पाइप फाउंडेशन है, इट्स अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। सो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज ए। तो मेन टाइप जो होंगे वो होंगे आपके शैलो एंड डीप फाउंडेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडेशन इज सेड टू बी शैलो। तो ये आपको याद ही होगा क्योंकि वो बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि फाउंडेशन को शैलो कब कहेंगे और आपका डीप फाउंडेशन कब होगा। तो डीप का मतलब याद रख लीजिए, डीप में D इज ऑलवेज ग्रेटर देन B होगा। तो अपने आप जो शैलो फाउंडेशन होगा D इज लेस देन इक्वल टू B हो ही जाएगा। तो आंसर क्या होगा फॉर द शैलो? A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच of the following is a type of shallow footing। तो पहली बात तो shallow footing में कौन से टाइप आते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए, वेल फाउंडेशन, नीचे स्टार्ट करते हैं। वेल फाउंडेशन, तो वेल फाउंडेशन इज अ वन टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। पियर जनरली ब्रिज में हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डीप फाउंडेशन। फाइल फाउंडेशन, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। तो स्प्रेड फुटिंग जो है वो हो गया आपका शैलो फुटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। मोस्ट कॉमन यूज्ड इन दी शैलो फाउंडेशन। तो मोस्टली क्या यूज करते हैं? तो स्प्रेड फुटिंग यूज करते हैं। अब स्प्रेड फुटिंग क्या होता है समझ लेते हैं पहले उनको। तो अगर ये एक फुटिंग है एंड द सेकंड फुटिंग इज समवेयर हियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉलम इज हाई और से मोर, सो वी कैन जस्ट कनेक्ट इट विथ बीम जस्ट लाइक अ बीम, देन इट इज अ स्ट्रेप फुटिंग। एंड कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा? कंबाइंड फुटिंग में आपका जो दोनों का फाउंडेशन, यहां एक कॉलम है यहां एक कॉलम है, वो ट्रापेजोइडल भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो दोनों कॉलम जो है आपके एक ही फाउंडेशन पर होंगे। यहां देख लीजिए वो फुटिंग जो है वो अलग अलग है, उन दोनों को फुटिंग को यूज किया ज्वाइन किया है थ्रू दी बीम, दैट इज दी स्ट्रेप फुटिंग। एंड कंबाइंड फुटिंग में आपका दोनों कॉलम साथ में होंगे। राफ्ट फुटिंग मतलब पूरा जो कॉलम्स है, पूरे कॉलम्स जनरली जब सॉइल की वीक होती है आपकी या सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपकी लो होती है तो जनरली हम यूज करते हैं राफ्ट फाउंडेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अभी पूछा मोस्ट कॉमन, तो स्प्रेड फुटिंग जो सिंगल फुटिंग होता है, जनरली स्टेप फुटिंग या स्लोप फुटिंग इनको कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर इंटेंसिटी। फुटिंग की जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंडेबल है? तो 100% रिजिडिटी होती फुटिंग, यस करेक्ट। सॉइल टाइप पर तो डिपेंड करेगी, कंडीशन ऑफ द सॉइल, ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है उनका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव मतलब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन स्ट्रेप पुटिंग आर यूज्ड इन द फाउंडेशन टू ट्रांसपोर्ट द लोड एंड आइसोलेटेड कॉलम। नहीं,
अभी बताया मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन दी कॉलम्स आर लॉन्ग, तो कब यूज करते हैं? जब आपके पास दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तब। The next question is, two columns load are unequal. लोड क्या है? अनइक्वल है, मतलब लेट सपोज यहां जो कॉलम है उन पर 1000 किलोन्यूटन है, यहां जो है वहां पे लेट सपोज 2000 किलोन्यूटन है। तो पॉसिबल फुटिंग क्या हो सकता है? जहां पे लोड कम है वहां पे एरिया कम चाहिए, जहां पे लोड ज्यादा है वहां पे एरिया भी क्या चाहिए आपको? ज्यादा। तो ये क्या कौन सा शेप बना? तो ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है उनका आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड फुटिंग में बी रेक्टेंगुलर। अब बता दीजिए कौन सा हो सकता है? 1000 किलोन्यूटन ही यहां पे है, 1000 किलोन्यूटन ही यहां पे है। तो दोनों कॉलम के नीचे जो फुटिंग होगा उनका एरिया क्या होगा? सेम। और उनका एरिया अगर सेम है दैट मीन्स उनकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए। तो विड्थ और लेंथ दोनों सेम है दैट मीन्स आपके लोड सेम होंगे। तो जब आप बात करते हो रेक्टेंगुलर कंडीशन में कंबाइंड फुटिंग, तो लोड आपका क्या होना चाहिए? इक्वल। और अगर आपको पूछते हैं अनइक्वल लोडिंग है तो ट्रेपेजोइडल आपका शेप हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर जो भी है उनका आंसर होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इंडिपेंडेंट स्ट्रेट फुटिंग ऑफ टू कॉलम्स आर कनेक्टेड बाय अ बीम, क्या बोलते हैं उनको? स्ट्रेट फुटिंग। अभी ही बताया थोड़ी देर पहले, जब आप बीम से कनेक्ट करते हो दो कॉलम को। द नेक्स्ट इज, which of the following condition is true regarding the transfer of load from strap to the soil used in the strap footing? तो वो स्ट्रैप जो हम यूज करते हैं, ये जो कनेक्शन थ्रू दी बीम जो करते हैं उनका काम क्या होता है? क्या वो लोड ट्रांसफर करता है सोइल पर? तो नहीं, ये गलत है और ये आपका ऑप्शन सही है। तो डज नॉट ट्रांसफर द लोड टू दी सोइल, बस दोनों को कनेक्ट करना ही उनका काम होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है फिर से एक बार आंसर उनका होगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अलाउएबल सॉइल इज लो और द बिल्डिंग लोड्स आर हेवी। पहले ही बता दिया, बहुत ज्यादा अगर लोड आ रहा है और आपके पास सॉइल वीक है तो क्या कर सकते हो आप? राफ्ट फाउंडेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि जो कॉलम है उनका जो फाउंडेशन होगा वो बड़ा होगा, कहीं ना कहीं ओवरलैप होता ही होगा। जो उसके नियर अबाउट कॉलम है उनका फाउंडेशन आपका ओवरलैप होगा। तो क्या करेंगे हम? जनरली राफ्ट फुटिंग कर देंगे। और ये नाइट को शूट हो रहा है वीडियो, और बारिश भी चल रही है एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द डिजाइनिंग रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग शुड बी एडॉप्ट एज अ डिजाइन वैल्यू। तो जो रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है वो किस हिसाब से हम यूज करते हैं, किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस पैरामीटर से हम डिजाइन करते हैं? तो पैरामीटर जो होता है वो होता है बेंडिंग मोमेंट। याद रखना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही आपका पैरामीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है वंस अगेन द आंसर इज सी। द नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग एक्स बार इज गिवन एज। तो याद रखना, जब आप रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग यूज करते हो तो आपका जो लोड है लेट 1000 किलोन्यूटन एंड दोनों तरफ से क्या होगा? सेम होगा। और कंबाइंड फुटिंग का अगर दोनों तरफ से लोड सेम है तो ये डिस्टेंस आपका L/2 का हो जाएगा CG का। तो x बार इक्वल टू L/2 ही होगा। अगर आपका ट्रेपेजोइडल है तो कहीं ना कहीं आपका, याद रखिएगा, जिस तरफ से लोड कम है वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब दैट मस्ट बी ग्रेटर देन L/2 एंड दिस इज मस्ट बी लेस देन L/2। तो इतना याद रख लीजिएगा। अगर ट्रेपेजोइडल पूछा है तो वो हो सकता है, लेट सपोज हम ये
बी ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं। इट इज L/3 लेस देन इक्वल टू x बार इज लेस देन इक्वल टू L/2। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? ट्रेपेजोइडल कंडीशन में हो सकता है। तो अब जो पूछा है रेक्टेंगल कंडीशन, उसमें आंसर होगा आपका ए। जनरली कंबाइंड फुटिंग इज एज्यूम्ड टू रेस्ट ऑन। अब देखिए मैंने क्या बताया, दोनों कॉलम की फुटिंग एक ही होगी, मतलब फाउंडेशन जो होगा दोनों कंबाइन होगा। तो अब क्या होगा, तो नीचे जो सोइल है उनका प्रेशर हम क्या एज्यूम करते हैं? यूनिफॉर्म। मतलब उनकी जो बेरिंग कैपेसिटी है यूनिफॉर्म है, प्रेशर जो है यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स योर सोइल मस्ट बी अ होमोजेनियस कंडीशन। सो हम एजम्पशन ऐसा करते हैं कि होमोजेनियस सोइल है। The next question is the design procedure straight footing is essential that। अब देखिए मैंने क्या बताया था, उनका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है फाइंड आउट करने का। ये जो कनेक्टेड बीम होता है वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। डायरेक्ट मेथड कोई है नहीं, ग्राफिकल कोई है नहीं, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो ट्रायल एंड एरर मेथड ही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The foundation that is used when the soil mass is sufficiently erecting। मतलब soil mass sufficiently erecting मतलब कि आपका जो soil है वीक है। तो soil वीक होता है तो हम जनरली यूज करते हैं मेट फाउंडेशन। थोड़ी देर पहले ही बताया था, मेट फाउंडेशन का दूसरा नाम याद करके लिख लीजिएगा। जो मेट फुटिंग है उनको हम क्या कर सकते हैं? राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी है आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली राफ्ट डिजाइन एज अ। अब देखिए राफ्ट जो होगा, पहली बात तो स्लैब की तरह ही काम करेगा, बराबर। तो यहां देखिए स्लैब 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 और स्लैब, सब के सब स्लैब है। अब बात करते हैं, स्लैब तो सही है, अब होता क्या है? रेनफोर्स स्लैब जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, स्लैब हो उसके नीचे बीम हो इस तरह से, तो बीम पर रेस्ट होता है जनरली हमारा स्लैब, तो ये रेनफोर्स स्लैब होगा। फिर रेनफोर्स कंक्रीट फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब का मतलब क्या होता है? फ्लैट स्लैब में आपके बीम्स नहीं होते, वो डायरेक्टली कॉलम पर स्लैब क्या होगी? रेस्ट होगी कुछ इस तरह से, कॉलम पर ही, बीम नहीं होंगे उनके नीचे। ऑर्डिनरी कंक्रीट स्लैब मतलब यही। और फिर इन्वर्टेड फ्लैट स्लैब मतलब रिवर्स ऑर्डर में, तो स्लैब है और उनको कनेक्ट किया जाता है ऊपर की तरफ से इस तरह। तो आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए फाउंडेशन जब आप बात करते हो राफ्ट फाउंडेशन, तो नीचे बीम तो नहीं होंगे, पूरा स्लैब ही होगा। तो स्लैब बीम नहीं है, ऐसी कंडीशन कौन सा है? तो फ्लैट स्लैब। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है आंसर इज बी। थोड़ा वेट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। The weight of the raft is not considered in the structure design because जो weight होता है राफ्ट का वो हम यूज नहीं करते हैं, सॉरी काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? weight is carried by subsoil, yes it is carried by subsoil। फिर भी हम देख लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है क्या कहते हैं, raft does not remain in contact with the soil। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि सोइल के साथ टच नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, तो वो ऐसे ही तो हवा में तैरेगा नहीं, तो ये तो बहुत गलत है। थर्ड ऑप्शन, द वेट इज ट्रांसफर टू द कॉलम। ये क्या बात हुई? जो लोड है वो ट्रांसफर कॉलम से आपका राफ्ट पर होगा या फाउंडेशन पर होगा, नहीं कि फाउंडेशन टू कॉलम होता है, तो ये भी बहुत गलत है। तो कई बार तो ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि वो डायरेक्टली आपको आंसर मिल ही जाएगा, कोई एक ही सही होगा, बाकी 3 गलत हो ही जाएंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको इस टाइम पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इन द राफ्ट फुटिंग इफ सीजी ऑफ द लोड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द राफ्ट। अभी बात की, मतलब L/2 डिस्टेंस पर ही आपका सीजी मार्क हो रहा है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर ही होगा। तो जब आप बात करते हो सीडी लोड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द राफ्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए यूनिफॉर्म प्रेशर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एंड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ राफ्ट शुड बी टेकन एज इंटरवल। तो कितना इंटरवल लेते हैं, 75 सेंटीमीटर। तो यह तो आपको याद करना ही होगा। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का है, उसके रिलेशन में आप याद कर सकते हो। एन वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इफ द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस n इज लेस देन 5, पहली बात तो n जितना आपका लेस होगा उतनी आपकी सोइल वीक होगी, पहला इतना याद कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग मेजरमेंट कैन बी अडॉप्टेड। तो अब क्या है, सोइल अगर वीक है तो हमें क्या करना होगा, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना है, उनकी सोइल बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो यूज कर सकते हो पाइल को या पियर्स को, या तो कंपेक्शन कर सकते हो, मतलब आर्टिफिशियली उनको आप इंप्रूव कर सकते हो सोइल की कंडीशन। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हैंड अगर कैन बी यूज अप टू डेप्थ, ये भी आपको याद करना होगा। अगर हैंड पूछा है तो 6 मीटर तक ही आपको अलाउड होगा। तो याद रखिएगा 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द हैंड अगर। बोरिंग के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट इज यूज्ड इन इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। तो जनरली यूज होता है कोहेसिव सॉइल में। तो याद रख लीजिएगा आंसर ऑफ अगर बोरिंग कहाँ यूज होता है, तो कोहेसिव सॉइल में। तो ऐसी हम यूज करते हैं, ए बी सी नाम दे दीजिए, अगर बोरिंग कोहेसिव सॉइल ए। चलो ये तो हुआ खत्म। अब बात करते हैं द टाइप ऑफ बोरिंग यूज्ड फॉर मेकिंग डीप एक्सकेवेशन इज। डीप एक्सकेवेशन मतलब आपका डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो तब यूज करते हैं सिलेंड्रिकल अगर्स। तो क्वेश्चन जो भी है आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटरी बोरिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। रोटरी बोरिंग को हम कोर बोरिंग कह सकते हैं, आरसी। ओके, is most suitable for airfield, हाईवे, डैम और बिल्डिंग। तो जनरली हम यूज करते हैं हाईवे में। याद रखिएगा कहां यूज होता है, हाईवे में। नेक्स्ट इज पोस्ट बेयरिंग कैन नॉट बी यूज फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल स्ट्राटा। कोहेसिव सोइल में, कोहेजन लेस सोइल में, या बोल्डर। पहली बात तो बोल्डर का मतलब जान लीजिएगा आप, और आंसर भी होगा आपका वॉश बेरिंग का बोल्डर। ठीक है, मड रोटरी ड्रिलिंग बिलोंग्स टू फॉलोइंग टाइप ऑफ बोरिंग मेथड। तो ये पूरा का पूरा जो ड्रिलिंग वाला पार्ट है, रोटरी ड्रिलिंग है, वो आपको याद करना ही होगा। तो क्या हम कहते हैं, रोटरी बोरिंग। तो मड रोटरी ड्रिलिंग जब आपको पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए रोटरी बोरिंग। नेक्स्ट पार्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द हैंड अगर आर यूज्ड पोस्ट होल अगर। ये भी आप देख लीजिए, नाम से ही भी आपको याद आ ही जाएगा, पोस्ट होल अगर। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज the type of boring method that can be used for both rocks and soil। अब पूछा क्या है, रॉक और सॉइल दोनों कंडीशन के लिए आपको यूज होगा, वो होगा रोटरी ही। अगर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया 6 मीटर तक जाता है
अगर हैंड अगर की बात करते हैं, और जनरली उनको कोहेसिव सॉइल में यूज करते हैं। तो रॉक अगर सॉइल, रॉक और सॉइल दोनों कंडीशन है तो आपको रोटरी बोरिंग ही यूज काम में आएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिव रेजिस्टिव मेथड। तो इलेक्ट्रिव कहां होता है? तो वोल्टेज, तो याद रख लीजिएगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द इलेक्ट्रिव रेजिस्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट इज द मेथड यूज्ड फॉर स्टडीइंग द हॉरिजॉन्टल चेंजेस इन द सबसॉइल। ये जो है हॉरिजॉन्टल चेंजेस इन द सबसॉइल, दैट इज फाइंड इट बाय द रेजिस्टिव मैपिंग। तो करेक्ट आंसर इज रेजिस्टिव मैपिंग। ये जो सब क्वेश्चन है वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, आप उसमें कुछ आपका लॉजिक यूज नहीं कर पाओगे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थियोरी बेस्ड जो भी सब्जेक्ट है उसमें होंगे ही होंगे। द ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर, that is total pressure at the base of the footing, that is the correct answer। आप देख लेते हैं दूसरे ऑप्शंस क्या है। एक्सेस प्रेशर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, नो। तो ग्रॉस प्रेशर होता है वो फुटिंग पर ही होता है, बेस ऑफ द फुटिंग होता है। मिनिमम प्रेशर, नो, मिनिमम प्रेशर हम काउंट नहीं करते। जब आप ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। तो टोटल में मिनिमम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है आंसर इज ए। The next question is the net sap bearing capacity। तो net sap bearing capacity जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? नेट, जो भी फुटिंग की कैपेसिटी है उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जब आप बात डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलती है? सैप बेरिंग कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है आंसर इज ए। The sap bearing capacity can also be referred as ultimate bearing capacity। Yes, ultimate bearing capacity ही हम यूज करते हैं in case of sap bearing capacity। तो आप देखिए यहाँ पे sap bearing capacity ऑप्शन है, यहाँ पे sap bearing है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वो ये ऑप्शन फिर से मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे होंगे को आपको डायरेक्टली आंसर मिल ही जाएगा। नेट सेप तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेट सेप में हम क्या करते हैं? नेट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट माइनस लॉस टाइप का। तो जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो हम माइनस कर देते हैं, तब आपको मिलता है नेट सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी। रैंकिन कंसीडर्ड द फर्स्ट सॉइल एलिमेंट एट। तो फर्स्ट सॉइल एलिमेंट हम कहाँ काउंट करते हैं? बिलो दी फाउंडेशन। रैंकिन कंसीडर्ड मतलब रैंकिन की जो थियरी है वो उसमें फर्स्ट सॉइल एलिमेंट है वो जनरली बिलो दी फाउंडेशन हम कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रैंकिन इक्वेशन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेजन लेस, याद रखिएगा कोहेजन लेस पूछा है आपको, एट द ग्राउंड सरफेस क्या होगा? जीरो ही होगा, कोहेजन है ही नहीं उसमें। तो आंसर ऑफ the bearing capacity of cohesion-less soil according to Rankine's equation that is 0। तो ये at least I think 50 question are there in this particular content। So next 50 or 100 question will be very soon uploaded, but for that you must share with your friends and your classmates, so I can get the satisfaction from my side also। अगर आपके फ्रेंड्स तक ये अगर नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हमें भी नहीं मिलता। तो जिस तरह से आपको यूजफुल हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी वो यूजफुल हो सके, इसलिए आप उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा और हो सके इतना आप स्प्रेड करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। Thank you so much for the become a part of this Poker family। Thank you so much।